जी आनंद भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सत्तो बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय आनंद आनंद भाई। भाई। हाय आनंद हाय भाई। हाय आनंद भाई नमस्कार। वन डे एट हाय ए हाय। टाइम आनंद भाई। वन डे एट ए टाइम। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस, ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, उसको मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं, एक सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रही है। ये जिंदगी ऐसी नहीं थी जैसे कि अभी बताया गया। मेरी डेट ऑफ सोबराइटी 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग को आया था और उस दिन से वापस अभी तक के पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये ईश्वर की विशेष कृपा है। आप लोगों का मार्गदर्शन रहा है, आप लोगों के अनुभव, आप लोगों ने जो मुझ में उम्मीद जगाई थी, जो आशा मेरी जिंदगी में आपने जगाई थी, और जो अनुभव और मुझे आते रहने के लिए कहा गया था, जैसे कि प्रदीप भाई को अभी कहा गया है, यही सब मेरे साथ में होता रहा। और ये आते रहने के प्रक्रिया से कुछ चीजें मैं अपनी जिंदगी में झांकने का प्रयास करता हूँ तो नजर आता है कि आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, मानसिक संतुलन या मेंटल बैलेंस जिसको कहते हैं, इन चीजों का मेरे जिंदगी में क्या महत्व रहा है, या फिर किस तरह से मैंने अपना ये संतुलन या फिर बैलेंस खो दिया था, जो कि मानसिक तौर पर होना चाहिए। जो मेरे स्वस्थ जीवन की पूंजी है, मानसिक स्वास्थ्य, उससे मैं कैसे दूर हुआ, और इन ये मानसिक स्वास्थ्य ने मेरी जिंदगी कैसे तहस नहस की है, ये समझने के लिए, ये थोड़ा जानने के लिए आइए मेरी जिंदगी में झांकने का आप लोगों के साथ में मैं प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और घर के हालात जो कि अच्छे नहीं थे। और उस वक्त से ये जो विचार है मेरे इसमें, आज का जो विषय है कि मानसिक संतुलन, और मानसिक संतुलन समझने के लिए मैं अगर शब्दों के तरह से वो उसको समझने का कोशिश करता हूँ, तो जैसे कि मेरे विचार है, मेरी भावना है और मेरे व्यवहार है, इस पर का नियंत्रण खो देना, उस पर का बैलेंस मैंने खो देना, यही मेरे मानसिक असंतुलन की बात है। और ये चीजें आज महसूस होती है, ये अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में जब तक क्या आया नहीं, आप लोगों की बातें पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से जब तक के सुनने का प्रयास नहीं किया दोस्तों, तब तक कि इन चीजों से मैं काफी दूर था। जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे जन्म की बात, और ये जन्म और वो गरीबी, इसी के वजह से मैं अपने आप से खुश नहीं था। परिवार को कोसना, पिताजी के बारे में गुस्सा, और वो रिजेंटमेंट जिसको कहते हैं, ये सब चीजें वहीं से आ रही जहाँ मेरे हाथ में शराब भी नहीं थी। मैं चौथी पांचवी में शायद होगा, और उस वक्त मुझे अपने घर में जो गाय भैंसे थे उसको चराने अपने खेत में जाना पड़ता था, और उस वक्त मैं मिस कर रहा था वो अपने स्कूल को, वो किताबों को, पढ़ाई को। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता था, लेकिन घर के हालात और जो पिताजी ने मुझ पे जिम्मेदारी दी थी, उसके कारण मैं स्कूल नहीं जा पाता था। और फिर वही रिजेंटमेंट या फिर चिड़चिड़ाहट या फिर जिंदगी में ना खुश होने का वो सब चीजें लेके मैं बड़ा हुआ हूँ। और अपने आप को, अपने जन्म को, ये गरीबी जो मैंने देखी है उसके कारण कोसता था, आत्मग्लानि जिसको कहते हैं। और ये आत्मग्लानि के कारण इसी तरह से मैं जी रहा था कि भगवान, अगर मुझे मेरा जन्म कहीं अच्छे लखपति करोड़पति के घर में अगर देते, तो मेरे कितने वारे न्यारे होते, मैं कितना खुश रहता, मैं कितना एंजॉय सब करता। तेरा भगवान। इन्हीं चीजों को मैं समझ के फिर आगे बढ़ता गया। और दोस्तों सब तेरा कि भगवान। हेलो, 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 आवाज आ आवाज रहा नहीं आ आनंद रही? भाई? कहिए मन, कह रहे हाँ, हो, चलो, आवाज आ रहा। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो हालात थी उस वक्त, जो घर के हालात, और इसी के कारण मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। और यहीं से ये शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा था
कि मेरे विचार, मेरी भावना और अपने व्यवहार में जो संतुलन मुझे चाहिए था वो उस वक्त भी नहीं था, और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के वक्त तक के या फिर उसके कुछ देर बाद भी, या फिर अभी भी कह सकते कि इसका जो बैलेंस होना चाहिए, सही तरह से सही तरीके से इन चीजों को मैंने ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं होने के कारण दोस्तों जिंदगी मैंने तहस नहस की थी। अपनी जिंदगी के तरफ झांकता हूँ और ये जो मुझे बीमारी बताई गई है, शराबियत नाम की बीमारी, और ये बीमारी जब मैं अपने नजर से या फिर अपने तरीके से देखता हूँ इसके तरफ, तो मुझे आज महसूस होता है कि सिर्फ शराब ही मेरी समस्या नहीं थी। मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया गया था, लाया गया था, जो कुछ भी बात है, मुझे लगता था कि शराब मेरी समस्या है, और ये शराब अगर रुक जाती तो मेरा ऑल इज वेल हो जाएगा, मैं अच्छी जिंदगी जी लूंगा, मैं खुश रहूंगा। ये सब उस वक्त के ख्याल थे। दैट वाज माय ओल्ड आइडियाज। ये ऐसा ही लगता था कि बस शराब रुक जाए यार, शराब रुक जाए तो फिर सब क्या है, सब तो अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले की जिंदगी और बाद में देखता हूँ, तो शराब तो मैंने उस वक्त भी कई बार रोकी थी। जब मैंने प्रयास शुरू किए थे 2015 में, मैंने अपने तरह से शराब को रोकने के प्रयास किए थे, और वो प्रयास कुछ दिनों तक के सफल होते थे, कामयाबी हासिल होती थी, और कुछ दिन के बाद में फिर से वो शराब का ग्लास मेरे हाथ में आता था, और फिर वो मेरा सप्ताह चलता था, कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन में पीता था। फिर आत्मग्लानि, फिर खुद को कोसना कि यार मुझे तो नहीं पीना था, लेकिन ये कैसे मेरे हाथ में आ गई, इस चीज का जवाब मेरे पास में नहीं रहता था। और जो आज का विषय है उसका उसके तरफ देखता हूँ, तो ये सब्जेक्ट जो है, मैं हमेशा एक सब्जेक्ट शेयर करता हूँ दोस्तों, जो कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। और ये मेरे सोचने का तरीका, जिंदगी की तरफ देखने का तरीका, वो जो जिंदगी के तरफ देखने का जो मेरा एटीट्यूड होता है, इन चीजों को मैं सही तरह से हैंडल नहीं कर पाता था। मेरे विचारों में और मेरी भावनाओं को हैंडल करने के तरीके में कुछ गलती थी, या उसका बैलेंस मैं नहीं कर पाता था, और उसी की वजह से मेरे व्यवहारों में तब्दीली आती थी। तो ऐसा ही जिंदगी जी रहा था। जैसे कि दोस्तों मैं देख रहा था मेरी जिंदगी में, मैंने 10वीं की एग्जाम पास करी थी, और उसके बाद में जब मैं साइंस में 12वीं किया, और उसकी बदौलत जो अच्छे मार्क्स आए थे, ईश्वर की कृपा उस वक्त भी थी, आज भी बरकरार है। और उसी के लिए, उसी की वजह से मैंने अपने नागपुर के एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। उस वक्त का वो दौर था, मेरे कुछ कलीग्स थे, मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे कुछ हॉस्टल मेट्स थे, वो शराब बनाते थे वहां रूम पर, तरबूज से बनाते थे, और वो उसको पीने के बाद में जो इंजॉय करते थे, इन चीजों को देखता था मैं, वो भावना उनकी उनको देखता था कि वो ये चीज जो कुछ है, शराब है या फिर कोई केमिकल बनता था, उसको पी के वो इंजॉय करते, नाचते कूदते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और ये चीजें भी मेरे मन में घर करते रही कि ये चीज अच्छी है। इन भावनाओं को मैं अच्छा समझने लगा, क्योंकि उनका खेलना, उनका कूदना, उनका नाचना गाना, और किस वजह से हो रहा, ये मैं देख रहा था। तो वो कुछ चीज पी रहे थे या कुछ शराब पी रहे थे, और उसी की वजह से ये तब्दीली आती है, और ये चीज अच्छी है, ये मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गया। इन भावनाओं को मैं सही तरह से समझ नहीं पाया, और ऐसा ही दौर चलते गया कि शराब अच्छी है। लेकिन उस वक्त दोस्तों मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था कि मैं एक गरीबी से आया हूँ, और मुझे अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीना है, मेरे को मेरे परिवार को साथ देना है, उनको गरीबी से बाहर निकालना है, और इन चीजों का एहसास था। और यही एहसास मुझे शराब पीने से रोक रहा था। हमारे मराठी में कहते हैं, वो जो हमारा शराबियत नाम की बीमारी की जो डेफिनेशन है, वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपाश। मतलब ये कि जो मेरी वास्तविकता उससे मैं भागता हूँ, मतलब शराबियत नाम के बीमारी में मैं आता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं शराबियत नाम की बीमारी में नहीं था, क्योंकि कॉलेज के, और मुझे वास्तविकता मेरी मालूम थी कि मैं गरीब हूँ, शराब पिया तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, इस चीजों का डर था।
और ये दिन जब खत्म हुए, मुझे एक शहर में जूनियर इंजीनियर का जब जॉब लगा, तो और पहला पेमेंट दोस्तों मेरे हाथ में आया था, जेब में था, और ये दोस्त मुझे फोर्स कर रहा था कि सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे। और उस वक्त ये जो मेरे ख्यालात थे, ये जो मेरे विचार थे कि शराब पीने से मेरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है, मुझे अपने परिवार को साथ देना है, इन चीजों में, इन विचारों में तब्दीली आई थी। अब मेंटल बैलेंस की बात जब करते हैं, तो मैं अभी कह रहा था कि विचार, भावना और जिसको क्या कहते हैं कि व्यवहार मेरा वाला, एक तरफ विचार है, एक तरफ भावना है, और एक तरफ मैं जो व्यवहार करता हूँ, इन वजह से इनमें संतुलन खो देना आज का मेरा सब्जेक्ट है। और उस वक्त मेरे विचार बदल गए थे कि इंजॉयमेंट तो बनता है, थोड़ा करने में क्या हर्ज है, दुनिया शराब पीती है, आज मेरे पास पैसा भी है। मैं वो हसीन ख्वाब देखने लगा था, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जेब में पेमेंट था, वो सैलरी हुई थी, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1992 में पहली बार दोस्तों मैंने शराब पी थी। और जाहिर है, शराबी बनने के लिए नहीं, मुझे तो इंजॉय करना था। मुझ में ये जो खुशी आई थी मेरी जिंदगी में, उसको इंजॉय करना था या फिर उसको सेलिब्रेट करना था। इन भावनाओं को सही ढंग से मैं उस वक्त भी नहीं हैंडल कर पाया, और मेरा व्यवहार बदल गया। जो आनंद पीना नहीं चाहता था, उसने वो शराब का ग्लास उठा लिया दोस्तों। मैं बता रहा था, साल 1992 था, और ऐसी जिंदगी चलती रही। मैं अपने उन भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाया। मुझे लग रहा था कि अभी ऑल इज वेल रहेगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मैं भी ख्वाब देखने लगा, जैसे बाकी सभी शराबी देखते हैं, जो कि सेक्स चिल्ली के ख्वाब होते हैं, जो कि कभी पूरे नहीं हो गए, ऐसे ख्वाब होते हैं। और मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही ख्वाब थे। मुझे भी लगता था मैं करोड़ 2 करोड़ का घर बना लूंगा, मुझे भी लगता था मैं कोई अच्छी सी BMW जैसी गाड़ी ले लूंगा, मुझे भी लगता था मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर होगी। यही तकलीफ थी दोस्तों, लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जिंदगी में जो अतृप्तताएं थी, जिन मुकाम पे मुझे पहुंचना था, वो वहां नहीं पहुंचता हूं मैं दोस्तों, तो मेरे साथ में वही होता है। मैं अस्वस्थ होता हूँ, चिड़चिड़ा होता हूँ, बेचैन होता हूँ। तकलीफ और भी है कि मैं अपने जिंदगी को बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में कंपेयर करता हूँ, तुलना करता हूँ उनकी, और मैं उनके जैसा नहीं हो पाया। वो मुकाम मैं हासिल नहीं कर पाया, जो मुकाम मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग लोगों ने, या फिर मुझसे जिनके परसेंटेज कम थे, पढ़ाई में जो तेज नहीं थे, मेरे जैसे होशियार नहीं थे, वो लोग आके आगे निकल गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। इन चीजों की आत्मग्लानि से, ये भावना थी दोस्तों, और यही इम्बैलेंस हुआ था कि मैं अपने जिंदगी के साथ में खुश नहीं था। मैं ये भावनाओं को, आत्मग्लानि जो भावना थी, उसको सही तरह से नहीं समझ पाया था। मैं अपनी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में कंपेयर करके हमेशा दुख में रहता था, और इसी के वजह से मेरे व्यवहारों में तब्दीली आती थी। मैं चिड़चिड़ापन महसूस करता था, मैं कुछ ऐसी चीजें कर पाता था जो कोई स्वस्थ मन का, स्वस्थ आदमी नहीं करता, और ऐसी कुछ अनहोनी चीजें मेरे हाथ से हो रही थी। मेरे इर्द गिर्द जो समाज है, मेरी इर्द गिर्द जो परिवार है, उनको मैंने अपने इसी व्यवहारों की वजह से बहुत परेशान किया है। शराब बड़ी नहीं थी, या फिर इसकी मात्रा में कोई तब्दीली नहीं आई थी, ऐसा ही पी रहा था, लेकिन मेरे व्यवहार, मेरा सोचने का ढंग, मेरे विचार, मेरी भावनाएं उस वक्त से मेरे कंट्रोल के बाहर थी। और यही वजह, जब ये मानसिक संतुलन जब बिगड़ते गया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा, जो कुछ तकलीफ है उससे मैं निजात पाके और एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, इस चीज की मैं आस खो बैठा था। और ऐसा ही जिंदगी जीते जीते जिंदगी का सफर चालू था दोस्तों। 1992 की बात मैं कर रहा था, 2011 तक के जो मैंने कुछ चाहा था, जो मैं कुछ सोच रखा था,
पूरा वैसा तो होना पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, ना ही हुआ मेरे साथ में। और ये बीमारी का जो पार्ट मुझे बताता है कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये हमेशा बढ़ते रहने वाली बीमारी है। तो दोस्तों 1992 में आदि बियर से जो शुरुआत की थी, 2011 में दोस्तों ये जो हमारे ड्रिंकिंग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि अनविलिंग होता है, साइकोपाथ होता है, मैनिक डिप्रेसिव होता है, और ये क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर है, ये चारों स्टेज मैंने धीरे धीरे पास करते करते मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर 2011 में बन गया। शराब मेरी जरूरत बन गई, और शराब नहीं पीता हूँ तो भी जी नहीं पाता हूँ, पीता हूँ तो भी जी नहीं पाता हूँ। ऐसा ही मेरा कुछ चालू था, और ऐसी जिंदगी जीते जीते थक गया था, हार गया था। 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी लाश अपने कंधे कंधे पर रखकर जो जिंदगी जी जाती है, ऐसा ही मेरा वो तरीका था जिंदगी जीने का। मैं सोचता कुछ था, करता कुछ था। जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरी फैमिली है, उनको हमेशा तकलीफ देना, उनको हमेशा अपमान करना, उनको दुख देना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यही मेरी आदत बन गई थी। और इसी वजह से ना तो मैं अपने आप से खुश था, और ना मेरे वजह से कोई और लोग खुश थे। ऐसी जिंदगी जी रहा था, और 2015 तक के ये सब मैं कर रहा था। समझ रहा था कि कहीं गलती हो रही, लेकिन कहाँ गलत हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी जीने का तरीका बदल गया, सोच विचार इन चीजों से मैं काफी दूर हुआ हूँ। अपने जो सही तरीका क्या है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, जैसे कि कभी खुशी भी है तो भी मुझे शराब लगती है, कहीं गम है तो भी मुझे शराब लगती है। जिंदगी मेरे विचारों के अनुसार नहीं चल रही, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा, तो दोस्तों मुझे उस वक्त भी शराब ही लग रही है। क्योंकि मैं जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता था, और अपने अपने तरह की अपने ढंग से जिंदगी तो शायद ही किसी को मिलेगी। वो तो सब गॉड जैसे चाहेंगे, ईश्वर जैसे चाहेंगे वैसा होता है। लेकिन मुझे क्या लगता था कि जैसा मैं खुद चाहता हूँ ऐसी सब मेरी जिंदगी। और दोस्तों यही तकलीफ थी। 2015 तक के मैं कोई बहुत धुआंधार बैटिंग करा, और फिर मेरे प्रयास शुरू हो गए। गलती कहाँ करी थी, जिंदगी में जो डर समाये हुए थे, जो मैं नौकरी मैंने छोड़ दिया था, वो कुछ आज आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन वो जो मेरे विचार थे उस वक्त के, उन चीजों को जो मेरा इंसल्ट हुआ था ऑफिस में, वो मैं सहन नहीं कर पाया। और उसी के कारण मुझे लगता था एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति, जो शायद नगर नगर सेवक है, या फिर उसको जो उनका पोस्ट था उसके उसने मेरा जो अपमान किया, और इतने लोगों के सामने उसने मेरा अपमान नहीं करना था। मेरा लेडी स्टाफ था, मेरे कलीग्स थे, और वो जो इंसल्ट हुआ था, या फिर जो मेरी हानि, मुझे जो ठेस पहुंचाई गई थी, मेरे भावनाओं को दुखाया गया था, उसके वजह से मैं रेजिग्नेशन करता हूँ। यहाँ पे भी मेरे मानसिक संतुलन की बात दिखती है मुझे, कि मैं उस वक्त शायद वो जो भावनाओं का भवंडर जो आया था, मुझे लग रहा था कि मेरा इंसल्ट हुआ है, मुझे डांटा गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया। इन चीजों को मैं सही तरह से सोचता, सही तरह से उसको हैंडल करता, तो जिंदगी शायद अलग रहती। जो पीड़ा, जो तकलीफ, जो सफर मेरा जिंदगी का रहा है, शायद ऐसा नहीं रहता अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता था। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं सूझ रहा था, और ऐसी जिंदगी जीते जीते सब जिंदगी में कुछ मैंने गलतियां करी थी। मैं एक बिजनेस शुरू किया था, और बिजनेस में कम ज्यादा हम उधार बांटते हैं, क्रेडिट में देना पड़ता है माल। लेकिन मेरी समस्या क्या है, मेरे विचार कैसे है कि मैं बहुत इच्छा हूँ, और किसी की मदद करने में क्या हर्ज है। ये विचार अच्छे थे, लेकिन उनमें लिमिट होना चाहिए। उधार देने की एक लिमिट होती है। वो चीजें मुझे कुछ अच्छी लगती है, कुछ भावनाएं मुझे अच्छी लगती है। किसी को किसी के काम में आना, ये जो भावना है, ये खुशी देती है। और ये खुशी हासिल करने के लिए उस पे कितना मैंने कंट्रोल करना है, या फिर उधार कितना बांटना है, इन चीजों का मुझे कहीं
पता ही नहीं लगा। और दोस्तों अनमैनेज होने वाली यानी अस्त व्यस्तता बढ़ने वाली वो आर्थिक अस्त व्यस्तता जब मेरी बढ़ गई तो दोस्तों फिर से जिंदगी में बहुत सारे सैकड़ों प्रकार के भय आने लगे। और जैसे जैसे भय बढ़ते गए दोस्तों मेरा पीना बढ़ते गया। मेरे जैसे व्यक्ति को पीने के लिए वजह की भी जरूरत नहीं पड़ने लगी और फिर मैं बेवजह पीने लगा। और ऐसा ही दौर था 2015 में। ये जो डरों की वजह से मैंने रुकने का प्रयास किया, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे मालूम नहीं था। मुझे शराब कैसे रोकती ये मालूम नहीं था। फिर मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ था उसी के अनुसार मैंने मेडिटेशन जाके या मेडिटेशन के लिए जाके विपश्यना करके शराब में जो कंट्रोल करना है वो मैंने सीखने का प्रयास किया। दोस्तों मैं शराब छोड़ना कभी नहीं चाहता था। बस मुझे क्या करना था कि जो मैं कंट्रोल के बाहर शराब पीता हूँ उस पे मुझे कंट्रोल लाना है, या उसको जो मात्रा है उसको सिर्फ 90 पी के हर रोज पीऊ, ले 90 पीऊ, उससे ज्यादा नहीं पीऊ, यही मेरा ख्याल थे। और ऐसी सोच लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग को आया था। और मुझे लगता था मेरा शराब भी पीना जो है ये मैं कंट्रोल में जाके अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके इसको सीखूंगा कि शराब कंट्रोल में कैसे पीते हैं। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों कुछ अलग ही था जो मैं समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा था यार, या फिर मुझे जो बताया गया था उन चीजों को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से देख रहा था। कि मुझे ये लगता था शराबियत नाम की बीमारी कैसी क्या है, वो मुझे कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन जो कि मेरा दुर्गुण है, चौकशी पूर्वी की तुच्छता, यही लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराब कैसे रुकेगी, लोगों के अनुभव से, लोगों की बातें सुन के शराब कैसे रुकेगी, और ये चीजों को मैं कबूल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी आपके प्यार के लिए मैं आ रहा था। अनुभव कुछ जो आप लोग बताते थे वो मुझे मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन सिर्फ आने के वजह से, सुनते रहने की वजह से कुछ तब्दीली विचारों में आई थी। और मेरा जो सफर था करीबन 3 महीने का हो गया था। मुझे भी बताया गया 90 दिन 90 मीटिंग करो, आते रहो। और इन चीजों की वजह से, आने की वजह से वो 3 महीने की शराब की दूरी हासिल हो गई। और मुझे लगने लगा कि मैंने वो अचीवमेंट कर लिया, वो सब मैंने वो पड़ाव, ये मुकाम हासिल कर लिया, शराब रोकना मुझे आता है। मुझे लगने लगा अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शराब तो रुकी थी, मैं अपना मानसिक संतुलन क्यों वापस नहीं पा रहा था। मेरे विचार करने के ढंग को, मेरे भावनाओं को कंट्रोल करने के ढंग को, मेरे व्यवहार में तब्दीली क्यों नहीं आ रही, यही तो तकलीफ थी। और मुझे सुझाया गया कि ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर ये अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम समझने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी में करने के लिए एक स्पॉन्सर की मदद लेना चाहिए। और वो मदद जब ली गई तो मेरे स्पॉन्सर ने सबसे पहले मुझे शराबियत के नाम से नहीं बोला, तो मुझे ये बताने का प्रयास किया कि आनंद तू ढूंढ अपनी अस्त व्यस्तता क्या है। वो बताने के प्रयास कर रहे थे मेरे स्पॉन्सर। मेरी शारीरिक अस्त व्यस्तता क्या है, मेरी मानसिक अस्त व्यस्तता क्या है, मेरी आर्थिक अस्त व्यस्तता क्या है, मेरी सामाजिक अस्त व्यस्तता क्या है, आध्यात्मिक अस्त व्यस्तता क्या है, मेरे बिहेवियर जैसे वर्तणूक की बात कर रहा, या फिर मैं व्यवहार की बात कर रहा, तो इसमें क्या अनमैनेजेबिलिटी, ये देखने का प्रयास करने के लिए मेरा स्पॉन्सर कह रहा था यार मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे शराब की समस्या है, शराब मुझे कंट्रोल में पीनी है, और ये बंदा मेरा स्पॉन्सर मेरा ध्यान कहाँ भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्यों मेरे मानसिक संतुलन के बारे में, क्यों मेरे मानसिक विकार के बारे में। मैं पागल तो नहीं हूं, मैं शराब थोड़ी सी ज्यादा पिया हूं, लेकिन मैं क्या पागल हूं। अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे यही बोला जाता था कि आनंद तू आते रहे, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर अ सिक मैन। मतलब तू मूर्ख भी नहीं है, तू पागल नहीं है, तू गलत आदमी भी नहीं है, सिर्फ तू बीमार है। और मेरा स्पॉन्सर मुझे अपना ख्याल उन चीजों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा था कि मैं मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हूँ, मानसिक तौर पे मैं बीमार हूँ, मुझे ये बैलेंस करना नहीं आता है, मेरा मेंटल बैलेंस सही नहीं रहता है। और दोस्तों उन्होंने कुछ वाकयात मुझे लिखने के लिए
कहा कि देख आनंद, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया है, इन चीजों का आधार लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक मैं मेरे जिंदगी का वो अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैं मेरा कुछ खेत है यहाँ पे देहात में, जब यहाँ रहता हूँ, और एक खेत में जब जिसको कॉटन कहते हैं या फिर कपास कहते हैं, उसका ये चालू था, और उसको जो खाद देना रहता है, जिसको सल्फेट वगैरह कहते हैं, वो देने की बारी थी। और मुझे मैंने कुछ लेबर अपॉइंट किए थे, जिसमें लेडीज थी और एक आदमी था। मुझे वो रासायनिक खत मेरे खेत में डालना था। सवेरे मैंने वो खत दुकान से खरीदी कर लिया, कोई गाड़ी से उसको खेत तक के पहुंचाया, और मैंने जो आदमी नियुक्त किया था वो सब वहां पहुंचाने के लिए, या फिर वो लेडीज जो लेबर थी उनके पास वो खाद पहुंचाने के लिए जो आदमी की नियुक्ति मैंने किया था, फिर जिसको मैंने रखा था, वो वक्त पे उसने नहीं बोला, और फिर वो सब जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। रास्ते पे या फिर खेत में वो खाद पड़ा है, 10-12 लेडीज जो कि खाद डालने के लिए मैंने बुलाया था खेत में, वो खेत में है। अगर नहीं करते तो उनकी रोजी या फिर उनका सब मेरा आर्थिक हानि होगी, ऐसा लग के वो दोस्तों मैंने खुद फैसला किया कि वो जो 5 क्विंटल खाद था उसको मिक्स करके दो चीजें अलग अलग थी, उसको मिला के लेबर के पास पहुंचाना, ये चीजें मैं खुद करने का कोशिश किया, और मैंने वो प्रयास शुरू कर दिया दोस्तों। वो काम मेरे लिए मेरे औकात से मतलब या मेरी शारीरिक क्षमता से ज्यादा था, और लेकिन मुझे वो करना पड़ रहा था इसलिए। और फिर उस वक्त मुझे भूख भी लगी थी। मैं वो सब काम करने के चक्कर में टिफिन लेना या फिर घर से डब्बा मुझे नहीं आया था, तो इसी वजह से अपने बीवी को कोस रहा था, अपने परिवार को कोस रहा था, और थकावट महसूस करने की वजह से मैं क्या कर रहा था कि ऐसे विचार हो गए थे कि मेरे परिवार में मेरी फिक्र नहीं किसी को। 1 किलोमीटर पे मेरा घर है खेत से, और 1.5 किलोमीटर पे जहाँ शराब मिलती है वो जगह है। दोस्तों, मैंने क्या किया उस वक्त मेरी थकावट दूर करने के लिए, ये खुद दूसरे की गलती उनको बताने के लिए, या फिर मैंने बहुत कुछ शारीरिक क्षमता के ज्यादा बाहर काम किया, ये सब महसूस मैं इस तरह से मैं सोच रहा था। दोस्तों, मैं घर में टिफिन लाने या फिर मेरा खाना लाने नहीं गया, मैं शराब लेने के लिए वहां गया। वहां से एक बॉटल, जिसको हम 180 का जो पौवा होता है, वो खरीदा, और फिर आके खेत में और काम करने लगा, शराब पिया। शाम को घर जाते जाते मेरा वो हाई टेम्पर में हुआ था, बीवी को बड़ा गुस्सा आया था, बीवी के प्रति, मेरे को बच्चों के प्रति, कि मेरे को भूखा रखे, मेरे को ये काम करना पड़ा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और इसी की वजह से फिर शाम को भी खाना नहीं खाया, सिर्फ शराब पीते रहा। इन चीजों को देखता हूं मैं, क्या एक अच्छा आदमी या फिर जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, क्या इस तरह की हरकतें करेगा? जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं एक पढ़ा लिखा था, मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं थी कि मैं वो 5 क्विंटल या 500 किलो जो खाद था उनको मिक्स करके वो लेबर तक के पहुंचाना मेरे बस का काम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं कुछ तो भी जो नहीं हूं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मास्किंग करना मेरी जिंदगी की आदत रही है, और उसी की वजह से शाम को आके शराब पी के बीवी को गाली देता हूँ, बच्चों को गाली देता हूँ। और ये चीजें, मेरा व्यवहार कैसा है? अगर मैं मानसिक दृष्टया अगर संतुलित होता, मैं अच्छा होता, तो क्या ये चीजें करता? ये चीज स्पॉन्सर ने जब मुझे बताई, उन्होंने जब ये सब लिखने के बाद में मुझे मेरी गलतियां दिखाई उन्होंने, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं बाकी लोगों जैसे मानसिक दृष्टया स्वस्थ नहीं हूँ, कुछ कमजोरियां, कुछ कमी या कुछ खामियां मुझ में है, और उस पे मुझे काम करना पड़ेगा। और मेरा स्पॉन्सर यही कह रहा था कि आनंद, तेरी शराब इसलिए नहीं बढ़ी कि तुझ में कोई क्या फर्क है, तेरी अस्त व्यस्तताएं जिंदगी की बढ़ गई है, इसी की वजह से तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। आध्यात्मिक शून्यता तेरी जिंदगी में आई है। जब मैं आध्यात्मिक मेरी अस्त व्यस्तताओं की तरफ देखने का प्रयास किया, तो मुझसे महसूस होने लगा कि मैं पूरी जिंदगी अपने अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। ये खुशी मुझसे महसूस ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं हर वक्त वो कंपैरिजन के भावना में अपने ऊपर के लोगों के तरफ देखता था। वो जब खुश दिखते थे और वो सब चीजें मेरे पास में नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ भौतिकता के मूल्य पे जब कंपेयर करता था दोस्तों, तो जिंदगी में दुखी था। एल्कोहलिक एनोनिमस में
आध्यात्मिक मार्ग मुझे बताया गया, और उसी के पहले मेरा स्पॉन्सर इन चीजों के बारे में मुझे बताने का प्रयास कर रहा था कि कोई उच्च शक्ति है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी है। उच्च शक्ति मेरा मानसिक संतुलन पुनर्प्रस्थापित कर सकती है, और ये उच्च शक्ति जो कुछ है, जो कुछ गॉड है, गॉड ऑफ आवर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या मुझे दे सकता है? एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये दूसरे कदम में मेरे शराब रोकने के लिए शराब बंद कर दूंगा ऐसा नहीं बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है, हमारा को फाउंडर, जिनके आज उनका जैसे सोबराइटी डे है, आज अगर वो सोबर नहीं होते दोस्तों, तो शायद आनंद आज कहीं मरा पड़ा रहता या फिर पागलों के अस्पताल में पड़ा रहता। हम शुक्रगुजार है वो ईश्वर के, वो गॉड के, या फिर उन बिल डब्ल्यू साहब के, डॉक्टर वाक साहब के, जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए ये अलौकिक संस्था का स्थापन किया है। आज हम खुश है, शुक्रगुजार है कि अगर एल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होता तो शायद आनंद आज आपके साथ में अपने अनुभव कथन नहीं कर पा रहा होता। तो ये चीजें है कि मुझे मेरा मानसिक संतुलन जो पुनर्स्थापित करना है, और वो कौन करेगा? तो ईश्वर करेगा। ये बात दूसरे कदम के तहत मुझे बताई गई है। मेरी समस्या शराब नहीं है, मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसके वजह से मैं मूर्खता भरी हरकतें करता हूँ। क्या शराब गलत है मुझे बताया नहीं था? मैंने किताबों में पढ़ा नहीं था? मेरे परिवार ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की थी? सबने यही कोशिश की थी कि आनंद ऐसी शराब मत पी यार, ये जान ले सकती है, ये तुझे बहुत सारी तकलीफ दे रहे, और इसी तकलीफ की वजह से ना तू खुद खुश है, ना हमको खुश रहने देता है। इन चीजों को मेरे परिवार ने बताने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन मैं सही सोच, सही विचार, सही भावना और सही व्यवहार ये करने के मेरी उस वक्त हालत ही नहीं थी। और इन्हीं चीजों को पुनर्प्रस्थापित करेंगे तो ही मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। ये बातों का एहसास मेरे स्पॉन्सर ने, ये प्रोग्राम ने मुझे दिया, और ये सब करने के लिए मुझे क्या त्याग करने के लिए बोला गया दोस्तों। तो मेरी आदत क्या थी? मैं सही हूँ, आई विल रन राइट, ये मेरा स्वभाव, मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मुझे मेरी इच्छा से मैं जिंदगी सही ढंग से जी लूंगा, यही तो मेरा प्रयास था। और ये जब नहीं हो रहा था तो मैं अस्वस्थ था, चिड़चिड़ा था, बेचैन था, और जब बेचैनी बढ़ती है तो मुझे शरबत की याद नहीं आती दोस्तों, मैं लस्सी पीने नहीं जाता, मैं थम्स अप पी के घर में नहीं आता, मुझे शराब ही लगती है। तो ये जो मेरी समस्या थी कि मुझे अपने जिंदगी को अपनी इच्छाओं के साथ में जीना था। एल्कोहलिक एनोनिमस या फिर मेरा तीसरा कदम यही कहता है दोस्तों कि आनंद, तुझे अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। जिंदगी वो हायर पावर जो है, ईश्वर है, उनके इच्छा अनुसार जीना है। और उसके आगे जो मेरी मुख्य समस्या थी, जो जिंदगी की तरफ देखने का मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरे जिंदगी के बारे में विचार थे, जो धारणाएं थी, जो ओल्ड आइडियाज थी, उसको सही ढंग से देखने के लिए बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं, full examination of damages occurred during the life and sincere effort to look after them with a approved perspective। मुझे जिंदगी का लेखा जोखा देखना था। मैं क्यों ऐसा मूर्खता भरे हरकतें करता? क्या इंसैनिटी जिंदगी में? क्यों ऐसा करता था? क्यों इतना सेल्फिश था? क्यों इतना सेल्फ सेंटर्ड था मैं? क्यों इन जिंदगी में इतने क्यों भय थे? क्या वजह थी इसके वजह से? इसके तरह से मुझे जिंदगी क्यों ऐसा जी रहा था, ये देखने के लिए मुझे वो अपना लेखा जोखा जो पूरे निर्भयता से, पूरे ईमानदारी से मुझे लिखना था। और वो जब प्रक्रिया में जब मैं करता हूँ दोस्तों, तो सही आनंद क्या है ये पता चलता है। और ये सबसे बड़ी बात कि जो जीवन मूल्य की बात एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि जब हम 12वें कदम की तरफ देखते हैं, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। मतलब बीडब्ल्यू कहता है कि इन आध्यात्मिक जागृति जो मेरे इन कदमों का जो आचरण मैं करता हूँ, 1 से 11 का आचरण करने के बाद में जब मुझ में तब्दीली आती है, ये तब्दीली मैं अपनी जिंदगी में
क्या बोलते प्रैक्टिस करता हूँ, ये प्रिंसिपल आते हैं। यहाँ कोई कदम की बात नहीं किया, BW प्रिंसिपल की बात करते हैं, और प्रिंसिपल मेरी जिंदगी में नहीं थे। क्या नहीं था? जीवन मूल्यों की, वर्च्यू ऑफ लाइफ की जब बात मैं देखता हूँ तो जिंदगी जैसी है वैसे स्वीकार करना मेरे बस में नहीं था। मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ा हुआ था दोस्तों, कि सही तरह से जैसी जिंदगी है वैसे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसको स्वीकार भाव मुझ में नहीं था। ये तकलीफ थी, और एल्कोहलिक एनोनिमस ने पहले कदम के तहत मुझे वो स्वीकार भाव दिया, एक्सेप्टेंस दिया, और फिर महसूस होने लगा कि यही जीवन मूल्य था, इससे मैं परे था। और ये जब मैं विश्वास होने लगा, आप लोगों की जिंदगी के तरफ देख के, आप शराब से भी दूर है, एल्कोहलिक एनस में आ रहे, मीटिंग कर रहे, शराब से दूर है, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस है, आप लोग फ्री है, जॉयस है। तो ये चीजें अगर आपके साथ में हो सकती है तो मेरे साथ में भी हो सकती है। ये बिलीफ, ये विश्वास, ये जीवन मूल्य एल्कोहलिक एनस ने मुझे दिया है, और इन कमी के वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। एल्कोहलिक एनोनिमस अपनी मनमानी करने के लिए मुझे रोकता है, मेरी इच्छाओं को त्यागने के लिए कहता है, मुझे वो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप लोगों जैसी हैप्पी फ्री और जॉयस हो जाएगी। इस चीज के लिए जो ट्रस्ट, या फिर जिसको श्रद्धा हम कहते हैं, वो जागरूक करने का प्रयास ये प्रोग्राम मेरे मेरे अंदर करता है। और यही जीवन मूल्यों से, मतलब इससे मैं खेद जो है उससे दूर था। ईमानदारी जो है, ये जो जीवन मूल्य है, इससे मैं दूर था। मैं ऑनेस्ट अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति कभी नहीं था। एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये जीवन मूल्य मुझ में जागरूक करने का प्रयास किया, और इसी के वजह से जब मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी को जैसी है, जो गलतियां मैंने की है, वो पूरे धीरज के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में, अपने स्पॉन्सर के सामने, आप लोगों के सामने, और जो कोई ईश्वर है उनके सामने मैं कबूल करता हूँ। तो डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमन की जो फिलॉसफी है वो सही होती नजर आती है। वो फिलॉसफी कहने का प्रयास करती है मुझे कि ऑल पीपल्स आर सीनर्स, ऑल सीनर्स कैन बी चेंज, कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज। जब मैं ये कन्फेक्शन करता हूँ, अपने गलतियों का आप लोगों के सामने कन्फेक्शन करता हूँ, तो मिरेकल आर अगेन पॉसिबल, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। ये आस मुझ में पैदा होती है जब मैं पूरे दृढ़ता से, पूरे धैर्य से जिंदगी जैसी है वैसी स्वीकार करता हूँ, और उसको तब्दीली करने का। मैं एक बेवड़ा था, मध्यस्थता था, शराब मेरी समस्या थी, लेकिन इन चीजों से परे होके भी जिया जा सकता है। शराब के बिना भी जिंदगी सुंदर है, अच्छी है। इन चीजों को समझने के लिए जो दृढ़ता मुझ में चाहिए, जो विलिंगनेस मुझ में चाहिए, यही तो जीवन मूल्यों से दोस्तों मैं दूर था एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के वजह से। जब मैंने समझा कि मेरे जिंदगी में ये मेरा मानसिक स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है, मानसिक संतुलन जो मेरा बिगड़ा हुआ है, तो कौन मुझे वापस दे सकता है? तो आप लोगों ने, या हमारी सेकंड स्टेप ने मुझे बताया कि गुड ऑर्डरली डायरेक्शन गॉड मुझे ये दे सकता है। तो और वो कब मुझे मिलेगा? हमारी 3 पर्टिनेंट आइडियाज भी कहते हैं केवल और केवल ईश्वर ही ये दे सकता है। और कब? अगर हम उसे ढूंढे, अब उसको जाने, उसको समझे, तो मुझे मिलेगा मेरा मानसिक स्वास्थ्य वापस। जो मेरा संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो ईश्वर को मुझे खोजना पड़ेगा। और ईश्वर को मुझे कहाँ खोजना है? तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ईश्वर को खोजने के लिए आनंद, तुझे मंदिर, मस्जिद, दरगाह जाने की जरूरत नहीं। वो जो ईश्वर है तेरे अंदर ही है, और उसको जानेगा, उसको समझेगा, अपने घर को साफ सुथरा रखेगा। घर मतलब मेरे आत्मा, मेरा अंदर का जो कुछ इनर मोस्ट सेल जो है, उसको साफ सुथरा रखेगा, तो ही तू गॉड कॉन्शियस हो जाएगा। गॉड तेरे साथ में काम करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पवित्रता रहेगी, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं रहेगी, ना विचारों में। साथ घातक पापों से मैं दूर रहने का प्रयास करूंगा, जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आलस्य है। इन 7 घातक पापों से अगर दूर रहूंगा, अपनी साफ सफाई करते रहूंगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहूंगा, तो ईश्वर मेरे साथ में रहेगा। मैं गॉड कॉन्शियस होऊंगा। गॉड क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, वो मुझे
किस विकारों से दूर रखना चाहता है, किस गंदगी से दूर रखना चाहता है, वो समझ पाऊंगा। उसी के लिए मुझे ध्यान करना पड़ेगा, मुझे योग करना पड़ेगा। क्या किन चीजों की वजह से मैं मेरा मानसिक संतुलन वापस पा सकता हूँ? तो मैं एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि तुझे आत्म जागरूकता रखनी पड़ेगी। आत्म जागरूक मतलब मैं अपनी जिंदगी को सही मायने से जागरूक अवस्था में देखूं। आध्यात्मिकता का अर्थ अगर मैं समझता हूँ, हर क्षण हर वक्त आत्म अवलोकन करते रहना। मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या कैसे विचार आ रहे, कैसी भावना है, कैसे मैं व्यवहार कर रहा हूँ लोगों के साथ में, इन चीजों को बड़ी बारीकी से अपने अंदर झांकना है और अपनी जिम्मेवारी का एहसास रख के वो जिम्मेवारियां पूरे करते रहना। इसी का मतलब तो आध्यात्मिक जीवन है। और ये जब करता हूँ दोस्तों, तो मुझे ईश्वर अपनी जिंदगी में काम करता है, ये दिखाई पड़ता है। और ईश्वर जब मेरे साथ में है तो मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करता हूँ, हासिल कर लेता हूँ। मेरा मेंटल बैलेंस अच्छा रहता है। और इसी के लिए मुझे हर वक्त इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, आत्म जागरूकता भी मुझ में आती है। अगर फिर भी मेरा एंगर मैनेजमेंट का कुछ तकलीफ है, या फिर मैं सही ढंग से सही तरह से नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे रिजल्टमेंट के कुछ जो लिस्ट है वो कम होने के बजाय बढ़ती है, तो मुझे वही चीजें देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और वो गलती मेरी ढूंढने के लिए मैं हमेशा मुझे मेडिटेट करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी। क्योंकि ये जब घातक पापों की बात मैं कर रहा था, तो दोस्तों मुझे अकेले से पॉसिबल ही नहीं है कि इन चीजों से मैं दूर हो जाऊं। तो मैं ईश्वर की सहायता लूं, ईश्वर की मदद से ही मैं ये सब कर सकता हूँ, इसका एहसास मुझे रहता है। और इसको अगर मैं खोजता हूँ, समझता हूँ, गॉड कॉन्शियस होता हूँ, तो ही मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और उसी का प्रयास करते रहता हूँ। इसीलिए आप लोगों के साथ रहता हूँ, आप लोगों के संगत में रहता हूँ। और ये संगत में रहने की वजह से मुझे मेरी वास्तविकता पता चलती है। और वास्तविकता मेरी क्या है, तो मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं शराबियत नाम की बीमारी से जूझ रहा हूँ। और इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। और मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मुझे ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए उसको समझने के लिए, उसकी इच्छा जानने के लिए आपके साथ रहने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।